नमस्कार छात्रों, मैं राकेश परिहार आज आपके सामने एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैं आपका क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 के उदाहरण भी करा चुका हूं और आपको समुच्चय और सेट्स के बारे में भी बता चुका हूं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराऊंगा। अब एक्सरसाइज 1.1 में देखो, सबसे पहले उसने पहला क्वेश्चन किया है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखो, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि समुच्चय क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी चीज़ का समूह हो उसे समुच्चय कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ का अगर समूह या कोई भी झुंड नहीं बन सकता है और वह समुच्चय सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो वह समुच्चय बन रहा है लेकिन दूसरे को स्थानांतरण करने पर मेरे लिए समुच्चय है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ व्यक्तियों का समूह है तो वही उन्हीं व्यक्तियों के समूह को अगर दूसरा व्यक्ति कहे अपने शब्दों में कि ये व्यक्ति ये बैठे हुए हैं, मोहन, सोहन, रोहन, धर्मेंद्र, कुछ भी बैठे हुए हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं नामों को लेगा तो वो होगा समुच्चय, ठीक है। जैसे मैं कहूँ वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीने का समुच्चय कैसे बोलेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 महीने होते हैं और मैं बोलूँ इन महीनों को तो भी 12 महीने हैं, दूसरा व्यक्ति बोले फिर भी 12 महीने हैं, ठीक है। लेकिन इन 12 महीनों के नाम चेंज नहीं होंगे, मतलब मेरे बोलने पर भी वही नाम है, दूसरे के बोलने पर भी वही नाम है, तो वो माना जाएगा समुच्चय। जो दूसरे व्यक्ति के भी बोलने पर या दूसरे व्यक्ति के लिए भी क्या हो, वही जैसा है वैसा ही रहे तो उसे बोलते हैं समुच्चय। अगर दूसरे व्यक्ति पर जाने पर उसमें बदलाव हो जाता है या कोई संभावना होती है तो वो समुच्चय नहीं होता है। तो इसी तरीके से इसमें पहले क्वेश्चन में ये बताना है कोई कौन से समुच्चय हैं या नहीं है। पहले उसने बताया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो सबसे पहले उसने पहला क्वेश्चन का क्या किया, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। अब आपको ये बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है। तो देखो, आप ध्यान देना, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले आप ये जानते हो कि ये निश्चित है। और जैसे जे अक्षर से कौन कौन सा महीना होता है? जनवरी, JANUARY, जनवरी। फिर जे से जून, JUNE, जे से जुलाई। और कौन सा है? और कोई नहीं है। तो आपको पता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले ये 3 ही महीने हैं। अब मैं बोलूं मेरे शब्दों में भी ये 3 है और दूसरे के शब्दों में भी ये 3 ही रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला कोई और महीना आ जाएगा, सबके लिए यही है। तो ये समुच्चय है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि सबके लिए यही महीने माने जाएंगे, क्योंकि महीनों का नाम तो यही है, जे अक्षरों से प्रारंभ सबके लिए। तो इस वजह से इसे क्या बोलेंगे? समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय है। इसको बस बताना है ये समुच्चय है या नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है उसमें फोकस करना है। दूसरे में उसने स्पष्ट कहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ध्यान देना, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अच्छा, एक बात बताओ, भारत में तो कई लेखक हो चुके हैं, ठीक है। तो कई लेखक हो चुके हैं तो आप अपने शब्दों में कोई तो व्यक्ति मानता है रामधारी सिंह दिनकर, कोई व्यक्ति मानता है रामचंद्र शुक्ल। तो मतलब ये है कि मैं तो किसी और लेखक को पसंद करता हूँ
तो मैं बताऊंगा कि मेरे लिए रामधारी सिंह दिनकर सही है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से 10 नाम ले दूंगा। अब ये तो है नहीं कि सभी व्यक्ति उन्हीं 10 को बताएंगे, जैसे मैंने बता दिया रामधारी सिंह दिनकर और उससे क्या बोलते महादेव वर्मा वगैरह और रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप जानते हो। और मतलब ये है, इस तरीके से ही विभिन्न लेखकों के नाम बोलते जाऊं, मुंशी प्रेमचंद्र वगैरह, ठीक है। अब इन लेखकों के नाम बोलते जाऊं तो मैं जिन नामों को बोलूंगा तो क्या वही नाम दूसरा व्यक्ति बोलेगा? नहीं है ना, क्योंकि भारत में तो अन्य लेखक, अनेक लेखक हो चुके हैं और ऐसा नहीं है, एक से एक प्रतिभाशाली है। तो ऐसा है कि मेरे लिए जो प्रतिभाशाली है, मैं जिसको श्रेष्ठ मानता हूं तो मेरे लिए वो 10 हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जो अच्छी हैं या मेरे लिए जो श्रेष्ठ है तो वो दूसरा भी उनको श्रेष्ठ मानता हो। क्यों क्या पता कि मुझको जिसकी लेखकी, जिसने जो कुछ लिखा, मुझको जो पसंद आया तो मेरे लिए वो श्रेष्ठ हो गया, दूसरे को दूसरे लेखक का पसंद आया तो उसके लिए वो श्रेष्ठ हो गया। तो मतलब सबके अलग अलग लेखक होंगे, इस वजह से ये कैसा है, समुच्चय नहीं है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? मैं वैसे आपको समझा चुका हूं, प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिभाशाली लेखक, प्रतिभाशाली लेखक अपने अनुसार होते हैं, अपने अनुसार होते हैं, अतः समुच्चय नहीं है। मतलब अपने अनुसार होंगे तो सब अलग अलग मिलेंगे ना, समुच्चय नहीं है। मतलब ये अपने अनुसार होंगे, अपने अनुसार, जैसे मैंने रामधारी सिंह दिनकर, तो मेरे में मुंशी प्रेमचंद्र न हुए तो उसके में मुंशी प्रेमचंद्र हुए, उसने मुंशी प्रेमचंद्र को माना, मैंने रामधारी सिंह दिनकर को माना, तो सबके अलग अलग हो गए ना। उसने किसी और को मान लिया, उसने किसी, तो मतलब ये है समुच्चय वही होता है जो मैं बोलूं वही सबके हों, तो वो होता है समुच्चय। तो ये तो सबके होने से है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है और सब अपने अपने लेखकों को श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं है। तीसरा क्या है, तीसरे पर फोकस करना है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखो इसी तरीके से आ गया, विश्व के, ध्यान देना, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। संग्रह मतलब बल्लेबाजों का नाम बताना है, समुच्चय बताना है कि नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप समझ सकते हो। विश्व में तो आप जानते हो सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, मतलब ये है कि और विभिन्न प्रकार के विदेशी क्रिकेटर रहे हुए हैं, बल्लेबाज रहे हुए हैं, और आप जानते हो कि रिकी पॉन्टिंग वगैरह पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। मतलब ये है कि कोई तो किसी को श्रेष्ठ मानता है, मैंने युवराज सिंह को मान लिया तो वो धोनी को श्रेष्ठ मानता है, तो मेरे लिए युवराज सिंह, उसके लिए धोनी। तो मतलब ये है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो ये नहीं है कि 11 बल्लेबाज मेरे जो हों, मेरे जो श्रेष्ठ हैं तो वही श्रेष्ठ उसके भी हों, तो ये तो हो नहीं सकता है, दोनों के सेम मिलेंगे नहीं, दोनों के क्या, किसी के भी सेम नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने सोच लिया कि ये मेरे लिए ये सही है, ये बल्लेबाज सही है विश्व के, और ये बल्लेबाज, इसका नाम, मतलब इस तरीके से नाम लिख करके मैं कहूं कि मेरे लिए सही है तो दूसरे के लिए भी सही होंगे, नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि 11 बल्लेबाज हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार ही सोचेगा कि ये 11 बल्लेबाज श्रेष्ठ हैं, दूसरा व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार सोचेगा कि मेरे लिए ये 11 बल्लेबाज श्रेष्ठ हैं, और जो 11 बल्लेबाज होंगे वो सबके लिए सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं किसी और को अच्छा मानता हूं कि ये खिलाड़ी अच्छा खेलता है, मैं युवराज सिंह को मानता हूं तो वो धोनी को मानता है, मैं धोनी को मानता हूं तो वो युवराज सिंह को मान सकता है, मैं सचिन तेंदुलकर को तो वो क्या होता है, अनिल कुंबले को मानता है, तो सबकी सोच अलग अलग है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें सबकी जो थिंकिंग होगी वो अलग अलग होगी, तो ये समुच्चय नहीं बन पाएगा, मतलब इसका संग्रह नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में उसने कहा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आप बता सकते हो आपकी
कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अच्छा, ये समुच्चय बन सकता है या नहीं बन सकता, आप बता सकते हो? बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे कि एक क्लास में सभी बालक बैठे हुए हों तो आपसे कोई कहे कि अपनी कक्षा के जो बालक हैं उन सबके नाम लिख के लाओ, तो आप क्या करोगे? अपनी कक्षा के बालकों के ही नाम लिखोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अदर क्लास के बच्चों के नाम लिख दोगे, नहीं लिखोगे ना। तो जितने आपकी कक्षा में होंगे वह निश्चित रूप से आप लिख दोगे। आपसे बोले तो भी आप वही नाम लिखोगे, अपना भी नाम लिखा जाएगा। दूसरे व्यक्ति से बोले तो भी वही नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि कक्षा में तो ऐसा है नहीं कि जो व्यक्ति पहले से हैं, कक्षा के व्यक्ति हैं, मतलब कक्षा के छात्र हैं, तो वह प्रत्येक छात्र के लिए वही कक्षा के रहेंगे। मैं छात्र हूं तो मेरे लिए भी यही छात्र हैं, दूसरा छात्र है तो उसके लिए भी कक्षा के यही छात्र हैं, दूसरे तो बदलने से रहे। तो ये क्या है, इसमें कोई भी छात्र बदलेगा नहीं, दूसरे छात्र के लिए कोई भी नहीं बदलेगा अपनी कक्षा के अनुसार। तो ये समुच्चय है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए। मैं सोचूं मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए ये सभी छात्र मेरी कक्षा के हैं, तो दूसरा छात्र मेरी क्लास में बैठा है उसके लिए भी तो सभी छात्र मेरी कक्षा के हैं, तो दोनों के लिए सेम थिंकिंग है, दोनों के लिए सेम है थिंकिंग है, तो वह समुच्चय है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब एक बात बताओ, प्रेमचंद्र लेखक है, ठीक है। अब प्रेमचंद्र लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब एक बात बताओ, संग्रह मतलब समूह बताइए। अब एक बात बताओ, मैंने कई उपन्यास लिख दिए, कई किताब लिख दी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जो किताब लिखूंगा तो मेरी जो किताब लिखी हुई है तो वो मेरी ही मानी जाएंगी। मैंने जो लिखी है तो चाहे वो किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि ये किताब किसने लिखी तो आप बोल दोगे लेखक प्रेमचंद ने। दूसरे से भी पूछें, अगर बता दिया जाए तो वही बोलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि रामधारी सिंह दिनकर का नाम लेगा, जो किताब जिसकी है उसी का तो नाम लिया जाएगा। तो लेखक प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं तो उनको तो हम एक ही निश्चित तौर पर, चाहे दूसरे व्यक्ति पर लिखवाओ या किसी पर भी लिखवाओ, या मुझ पर लिखवाओ या दूसरे पर लिखवाओ, जो उसने उपन्यास लिखे होंगे वही मैं लिखूंगा तो वही दूसरा लिखेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए उपन्यास लेखक प्रेमचंद ने दूसरे लिख दिए हो और उसके लिए दूसरे लिख दिए हो। उपन्यास तो लेखक प्रेमचंद्र पहले ही लिख चुके हैं तो वो मेरे लिए ही सेम होंगे और दूसरे के लिए भी सेम होंगे। मतलब ये है कि दोनों पर्सन के लिए थिंकिंग सेम रहेगी, सोच सेम रहेगी और जो चीज है वह भी सेम रहेगी। इस वजह से ये क्या है? समुच्चय है। ठीक है, जो निश्चित चीज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेम रहती है उसे समुच्चय बोलते हैं। आगे बोलेंगे सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। देखो ये तो बात स्पष्ट पता है कि सभी व्यक्तियों के लिए समपूर्णांक जो होते हैं वो मेरे लिए भी समपूर्णांक है और दूसरे के व्यक्ति के लिए भी समपूर्णांक है। इसमें सोचने की बात कोई नहीं है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 10, 12 तो ये कैसी है? सम है ना, ये सम है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए सम हो तो उसके लिए भी सम हो, ये तो सबके लिए सेम है, तो सबके लिए सेम है। तो ये क्या है? स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि ये समुच्चय है। बस यही बताना है। ठीक है, सोच सोच के कि ये समुच्चय है या नहीं है। अगला देखेंगे। अगले में क्या कहा है? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखो ये भी बात स्पष्ट है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब एक बात बताओ, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, छात्र बैठे हुए हैं 15, 20 कितने भी, ठीक है। अब आप सब बैठे हुए, आप सब बुक
खोले हुए हो, तो मैं आपसे कहूँ इन सभी इस अध्याय के सभी प्रश्नों को आप लिखिए कि कितने प्रश्न हैं। तो सभी छात्र क्या करेंगे, सभी छात्र सेम क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि किताब तो अलग अलग होने से रही, सभी के लिए वही क्वेश्चन होंगे। तो सभी के लिए वही क्वेश्चन, वही बात आ गई कि सभी के लिए सेम कंडीशन तो समुच्चय है। सभी के लिए अगर सेम कंडीशन होगी तो क्या है, समुच्चय है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर बात आती है। अब अगले क्वेश्चन पर बात आती है तो क्या कहते हैं, सॉरी 7th 6th 7th 8th। और 8th में क्या कहा, अब उसने कहा इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह और विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ध्यान देना, विश्व के सबसे खतरनाक, ध्यान देना, सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो कंफ्यूजिंग जहां है वहां समुच्चय नहीं है। ध्यान देना, जहां कंफ्यूजिंग है वहां समुच्चय नहीं है। आप फोकस करना, विश्व के सबसे खतरनाक जानवर। अब मैं कहूं कि मेरे लिए तो खतरनाक गैंडा हाथी, ठीक है, दूसरा व्यक्ति कहे कि मुझे तो खतरनाक शेर लगता है, तीसरा व्यक्ति कहे कि मुझे तो खतरनाक भालू लगता है, तो सभी की सोच अपने अनुसार अलग अलग है, तो अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, इस बात पर फोकस करना, समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब समुच्चय नहीं है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपने देखो, इसमें 100 से एक क्वेश्चन छूट गया, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्वेश्चन देख लेना, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो बुक में से क्वेश्चन देख सकते हो। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, तो देखो ये तो बात निश्चित है। मैं आपसे कहूं कि एक बच्चे से कहा 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 100 से कम कौन सी होगी, 99 तक। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये मेरे लिए भी 99 तक रहेगी और दूसरे व्यक्ति के लिए भी 99 तक ही रहेगी, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय है। अब आगे फोकस करेंगे, अगला क्वेश्चन, इसको साफ करता हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में उसने क्या कहा, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये समुच्चय दे दिया है और आप देख सकते हो, ये समुच्चय दिया है उसने। ये समुच्चय क्या दिया है, फोकस करना, सभी छात्रों से अनुरोध है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं भी समझूं कि मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूं। ए बराबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, तो ए बराबर दिया है, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इक्वल है। ठीक है, अब देखो खाली स्थान दिया है, उसने कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस चिन्ह से बनना है, ये अवयव है और ये अवयव नहीं है, तो ये भरने हैं। तो आपको पता है ये क्या है, ये अवयव, ये क्या है, ए। तो पहला दिया है उसने, क्या दिया, 5 खाली जगह ए। तो पहला, अब ये बताओ 5 इस ए का अवयव है या नहीं है, तो आप इसमें चिन्ह लगाओगे, अवयव है। ठीक है, इसको तो समझते हो कि ये 5 इसके अंदर है, तो 5 ए का अवयव है। फिर दूसरा क्या है, 8 खाली जगह ए, 8 इसके अंदर है, नहीं है ना, तो अवयव नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, 0 खाली स्थान है, तो 0 इसके अंदर है, नहीं है ना, तो 0 अवयव नहीं है। चौथा क्या कह रहा है, ध्यान देना, 4 खाली जगह ए, तो 4 इसके अंदर है, ध्यान देना, 4 ए के अंदर है,
तो 4 अवयव है, ठीक है। पांचवा भी फोकस करना। तो 5वें ने क्या कहा, 2a, तो 2 इसके अंदर है, तो ये भी अवयव है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ, तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करेंगे। 3 में उसने कहा समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो 3 का फर्स्ट है, समुच्चयों को मैं आपको पहले लिख देता हूं, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखियो। मतलब ये है कि पहले से समुच्चय दिए हैं तो इन्हें रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर रूप में आप जानते हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उदाहरणों में। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक पूर्णांक है जहां, फोकस करना, जहां -3 से बड़ा एक्स, सॉरी और लिखा है, और -3 से बड़ा है एक्स और 7 से छोटा है, ठीक है। -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो वही तरीका, ए लिखेंगे, महिला कोष्ठक लगाएंगे। अब एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा कौन सा होगा, -2 भी होगा। पूर्णांक की बात आ रही है तो पूर्णांक तो माइनस भी होता है, प्लस की भी होता है। अगर यहाँ पर प्राकृत संख्या की बात आती है ओनली प्लस वाली संख्या लिखते, ठीक है। लेकिन -3 से बड़ी तो -2 भी है, -3 से बड़ी -1 भी है, और -3 से बड़ी 0 भी है। 0 भी पूर्णांक है। जितने भी पूर्णांक इसके बीच में आएंगे -3 और 7 के बीच में सब लिखने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। -3 से बड़ी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में फोकस करना। दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या कहा, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बी पर फोकस करना। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो इसको भी रोस्टर रूप में लिखोगे आप। तो देखो सीधी सीधी बात है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, आप ये जानते हो। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6 से कम, मतलब प्राकृतिक संख्या हमें ये पता है 1 से शुरू होती है, और 6 से कम लिखनी है तो 6 से कम गिनती लिख दो और रोस्टर रूप में लिखनी है। ये कौन सा है, समुच्चय रूप, ये रोस्टर रूप। दूसरा हो गया। तीसरे पर फोकस करना है। एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। सी एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या बोल रहा है क्या, हाँ, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो इनका अंकों का योगफल, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 8 है। मतलब ये है कि आपको इसमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए और वो प्राकृतिक भी होनी चाहिए, ठीक है। तो C इक्वल टू, तो सबसे पहले आप लिखोगे ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 2 अंकों की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा 1 और 7 मतलब 17, ठीक है। 17 के बाद में 71, ठीक है। दोनों को जोड़ के देखो 8 आएगा, ठीक है। फिर 2 और 6, 6 2 8, फिर 6 और 2, ठीक है, ये भी है। फिर 3 और 5, फिर 5 और 3 जोड़ के देख लेना कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और इसके बाद 4 और 4, 4 की तो एक ही संख्या बनेगी। 4 के बाद 5 और 3 हो चुका है, 6 और हो चुका है, 7 और 1 हो चुका है, और कोई संख्या नहीं आएगी। तो यही संख्या होंगी जिनके अंकों को जोड़ने पर 8 आएगा। और ये उसने पहले ही कह दिया प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या किसमें होती है, प्लस में होती है, तो ये संख्या लिख दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करना। 4 पे उसने क्या कहा, डी एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। डी एक्स सच दैट एक्स
एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। फोकस करना, देखो ध्यान देना, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, मतलब 60 में उस संख्या का भाग चला जाता है। इसका मतलब ये है कि 60 की भाजक मतलब 60 में उन संख्याओं से भाग चला जाएगा, मतलब x की जगह पर ऐसी संख्या होनी चाहिए जो अभाज्य भी हो और उस संख्या का 60 में भाग चला जाए। तो देखो ध्यान देना, डी वही तरीका। तो तुम्हें पता है कि 60 में किससे भाग चला जाएगा, अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 का 60 में भाग चला जाएगा, 3 का भी 60 में भाग चला जाएगा। ये अभाज्य भी है, ध्यान देना, अभाज्य मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या कहने कहते हैं जिनमें किसी से भाग नहीं जाता। तो देखो 2 का 60 में भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 का भी चला जाएगा। 5 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 का जाएगा नहीं। 7 के बाद में कौन सी है, 11 का जाएगा नहीं। 11 के बाद में 13 के बाद में 17। तो ऐसी संख्या और कोई नहीं है, ओनली 2, 3, 5 होगी, ठीक है। और किसी संख्या से इसमें भाग नहीं जा सकता, मतलब अभाज्य संख्या से। तो ये इसका समुच्चय हो गया, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन 5। इसको साफ करता हूं, या क्वेश्चन 5 मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह। 5वां उसने क्या कहा, ध्यान देना, इसी का 5वां है, फोकस करना। ई सच दैट इक्वल TRIGNO, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, TRIGONOMETRY, ठीक है। तो इसमें लिखा है E इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, शब्द के अक्षरों का संग्रह, शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ध्यान देना, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि कोई भी शब्द लिखा हो और उसको अगर हम समुच्चय रूप में लिखना हो तो उसको रोस्टर रूप में लिखने से पहले आप उसको एक ही बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे, मतलब एक अक्षर 2 बार आया हो तो एक ही बार लिखना है। तो पहला क्या है, टी, उसके बाद में आर, उसके बाद में आई, उसके मतलब कॉमा लगा के लिखेंगे, जी, उसके बाद में ओ, फिर उसके बाद में एन, ओ आ चुका है तो ओ नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद में एम, उसके बाद में ई, और उसके बाद टी आ चुका है नहीं लिखेंगे, उसके बाद आर भी आ चुका है उसे भी नहीं लिखेंगे, और उसके बाद क्या, बाई। ये हो गया समुच्चय। मतलब ये है कि कोई भी शब्द 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 वाले में दिया है, स्पष्ट दिया है कि बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ध्यान देना, बेटर लिखा है, बेटर, इसको तो आप अपने आप कर सकते हो, शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है, फोकस करना, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो आपको पता है रोस्टर रूप में लिखना है, तो वही तरीका, बी एक ही बार आया तो बी, फिर ई कॉमा टी, ई भी आ चुका है तो इसे नहीं लिखेंगे, कॉमा आर, ठीक है। तो ये हो गया 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4, इसको साफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को फोकस करेंगे। 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये है, अब रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। कौन से रूप में लिखा है, रोस्टर रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 4 का फर्स्ट है, तो इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो 4 के फर्स्ट में क्या दिया है, 3, 6, 9 और
12, ध्यान देना 3, 6, 9 और 12। तो देखो इसे रोस्टर रूप में लिखना है, तो आपको ये पता है कि इसको कुछ भी मान सकते हो, तो माना अब ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय रूप में लिखना है तो a इक्वल लिख दो, ठीक है। अब a इक्वल लिखेंगे तो वही तरीका x सच दैट x। अब इसके संबंध को देखना है, देखो ध्यान देना 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, मतलब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा जा रहा है, तो मतलब x बराबर क्या होगा 3, ठीक है। मतलब ये 3 तो आना ही आना है, 3 से शुरू आया है तो 3 से 3 आना है, और 3 में पहले कितने से मल्टीप्लाई, 3 एकन 3, मतलब 3 में कितने से मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1 की जगह पर क्या होगा n, मतलब पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, तो मतलब 3 में गुणा कर दो किसका n का, मतलब n की जगह कुछ भी रख सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, तो मतलब कहाँ तक रखा है 4, तो यहाँ लिखना है x सच दैट x बराबर 3n। n क्या देखो बताओ, आप देख रहे हो कि इसमें प्लस की संख्या है, तो क्या लिखोगे n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या लिखोगे n एक प्राकृतिक संख्या है, जो अब देखो n एक प्राकृतिक संख्या है जो कहां तक है, जो 5 से छोटी है, जो 5 से छोटी है। आपको पता है 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, तो मतलब ये है कि मैंने n की जगह पर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। देखो हमें कैसे पता चला कि 3 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 के साथ n, इसमें प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब मल्टीप्लाई रूप में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई रूप में आ रहा है तो 3 का n में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ, मतलब क्रम चल रहा है 1 से लेकर के 1 2 3 4, तो मैंने आपको पहले बताया 1 2 3 4 होता है तो वहां पर n लेते हैं, तो 1 2 3 4 का क्या हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 का n में मल्टीप्लाई, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई माना जाता है, तो ये तो हमें पता चल गया कि x बराबर 3n संबंध होगा इसका, मतलब 3n होगा रूप। अब हमें ये सोचना है कि इस n के बारे में भी तो कुछ लिखे हैं कि ये n कैसी संख्या है, तो हमें यहाँ पर फिर फोकस करना है कि ये कैसी संख्या है, प्लस की, तो प्लस की क्या होती है प्राकृतिक, तो आपको लिखना है n एक प्राकृतिक संख्या है। फिर भी सोचना है कि n प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या तो बहुत होती है, तो इसमें प्राकृतिक संख्या कहां तक ली जा रही है 4 तक, तो इसका मतलब 5 से छोटी, तो आप लिखोगे n 5 से छोटी है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, उसने कहा 2 4 8 16 32, मतलब ये है कि आपका 2 4 8 16 32, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब इसमें आपको लिखना है, माना वही तरीका मान सकते हैं, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, b x सच दैट x, ठीक है। अब x सच दैट x फोकस करना बराबर वही लेके चलेंगे कि x के लिए x क्या मानना है, तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सॉरी गलत हो गया, तो देखो तुम्हें पता है 2 तिया 6 नहीं है यहाँ पर, तो 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 5 बराबर 32, ठीक है। तो हमें पता है कि ये किस में चल रहा है, 1 2 3 4 5 जो चल रही है, मतलब ये घात में चल रही है, घात में ही तो चल रही है, गुणा तो नहीं हो रहा है, तो गुणा नहीं हो रहा है, तो ये किस पे घात चल रही है 2 पर, तो यहाँ लिखेंगे 2, हमें ये तो पता चल गया 2 पे घात चल रही है। अब 2 पे घात चल रही है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि घात कैसे शुरू हुई, 1 से शुरू हुई, 1 2 तो 1 से शुरू होती है, तो उसकी जगह क्या लेंगे n, मतलब n की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 4 5 6, मतलब 5 तक लेना है, और यहाँ क्यों 32 तक दिया है, तो n का मान कितने तक लेना है 5 तक। अब इसमें n का मान प्लस में आएगा या माइनस में, प्लस में ही है सब संख्या, तो आपको लिखना है n एक, इसी की तरह लिख दो क्योंकि इसमें प्लस की संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या है। आप फोकस करना, कुछ बच्चे ऐसा है कि आंसर में लाएंगे तो हम अपने अनुसार सही कर रहे हैं, आप ये सोचना कि आंसर में शायद कुछ और दिया हो, तो आप आंसर के अनुसार चलें। इसमें धन प्राकृतिक संख्या भी, वो पूर्णांक भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ये आंसर हम अपने सुटेबल के अनुसार लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें प्लस की संख्या ही है और 1 से शुरू हो रही है पावर, इस वजह से मैंने n एक प्राकृतिक संख्या ले ली है, क्योंकि प्लस में संख्या
वो प्राकृत संख्या होती हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक भी ले सकते हैं कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक है और n का मान जहां n का मान कितना लिया जा रहा है आपको पता है, कहां तक लिया जा रहा है, 5 तक लिया जा रहा है। तो 5 तक लिया जा रहा है तो n किससे छोटा है, 6 से छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन उसने क्या कहा, 5, 25, 125 और 625। तीसरे में उसने स्पष्ट कहा 5, 25, 125 और 625। तो वही तरीका माना सी, आप मान सकते हो x सच दैट x, ठीक है, बराबर। अब आपको दिख रहा है 5 की घात 1 5, 5 की घात 2, 5 की घात 3, ये 5 की घात 3 है और ये 5 की घात 4 है। तो यहाँ लिखोगे 5, ठीक है। x सच दैट x, 5 की पावर कितना n, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। देखो दूसरा जो इससे पहला सवाल है बिल्कुल वैसी आई है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। जहां अब आप देख सकते हो कि n का जो मान है वो कहां तक लिया जा रहा है, 4 घात तक। देखो 5 की घात 1 बराबर 5, 5 की घात 2 बराबर कितना 25 और 5 की घात 3 बराबर 125 और 5 की घात 4 बराबर 625। मतलब ये 4 घात तक ले रहे हैं। तो n का मान देखो 1 से शुरू हो रहा है, 2, 3, 4 तक चल रहा है। अगर कोई संख्या 1 से शुरू होती है तो वो उसकी जगह पर फिर क्या मान लेते हैं, यहाँ 1 की जगह फिर n रखेंगे। मतलब इस n को पूरा नाम दे दिया जाता है इन सब की जगह। तो n की जगह पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। मतलब एक ही नाम दे देते हैं। और 4 आ सकता है, 4 से ज्यादा नहीं आएगा। तो n एक प्राकृत संख्या है जहां n 4 से ज्यादा नहीं है, तो मतलब 5 से छोटी है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। और चौथे पर फोकस करना है। चौथे पर उसने क्या कहा, 2, 4, 6, अभी मैंने बताया डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो माना कुछ भी मान लो d, ठीक है। तो d बराबर आपको पता है कि x सच दैट x बराबर, अब आप देख सकते हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करोगे, देखो 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 गुणा 1, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 गुणा n। तो 2 गुणा n ना लिख करके हम क्या लिखते हैं 2n, ठीक है। अब 2n है तो आपको इसमें पता है अनलिमिटेड है, डॉट डॉट लगा है तो यहाँ लिखोगे n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब n एक प्राकृतिक संख्या है तो बस इसे यहीं तक छोड़ देंगे, इसमें छोटी बड़ी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें अनंत तक दी है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन 1, 4, 9, 100, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसने क्या कहा, पांचवें क्वेश्चन में लिखा है 1, 4, 9 डॉट 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 एंड में कितना है 100। तो आप क्या लिखोगे, माना e, ठीक है, e तो x सच दैट x बराबर, अब देख सकते हो ये 1 का वर्ग है, फिर ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये किसका है 3 का वर्ग है। मतलब ये है कि पहले 1 का वर्ग दिया है, फिर 2 का वर्ग दिया है, फिर 3 का वर्ग दिया है, फिर 4 का वर्ग दिया है, फिर 5 का। मतलब ये है कि फिर डॉट 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 करके कितने का वर्ग है, 10 का वर्ग, ठीक है। तो मतलब ये है कि देखो चेंज कौन सा हो रहा है, देखो नीचे वाली संख्या चेंज होती जा रही है। 1 के बाद में 2 आई, 2 के बाद में 3 आई, फिर 4 आई, फिर 5 आई, फिर 6 आई। मतलब घात चेंज नहीं हो रही है, ओनली वर्ग है। तो वर्ग चेंज नहीं होना है, जो चेंज नहीं होता है उसे सेम रहने देते हैं, और जो चेंज होता है 1 से शुरू हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो, तो उसकी जगह पे क्या लिखते हैं n। तो नीचे वाली चेंज हो रही है ना, नीचे वाली चेंज हो रही है तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे n, और ऊपर कितनी है घात 2, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर। ध्यान देना क्या लिखा कि अगर n की जगह 1 रखें तो 1 का वर्ग हो जाएगा, n की जगह 2 रखें तो 2 का वर्ग हो जाएगा जो कि 4 है, ठीक है। n की जगह 3 रखें तो 3 का वर्ग हो जाएगा जो कि 9 है। अब n की जगह ऐसी रखते जाए तो एंड में कितना है 100, तो n की जगह कितना रखेंगे 10, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। अब तुम्हें पता है यहाँ तक 10 से ज्यादा नहीं है, तो जहां लिखोगे जहां n पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक, लेकिन 0 भी पूर्णांक होता है इसलिए n पूर्णांक नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो जहां n धनात्मक पूर्णांक है ऐसे भी लिख सकते हो, या जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या लिखोगे, जहां n एक प्राकृतिक
संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या है, अब ये देखना है कि n प्राकृतिक संख्या तो कई तक होती है, लेकिन इसमें वर्ग कहाँ तक दिया है, 10 तक। तो आपको n की जगह कितना लिखना है, जहां n जो है वो किससे छोटी है, 11 से छोटी है, क्योंकि 10 तक लेंगे ना, इस वजह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 साफ करता हूं इसे। फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा, समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है समुच्चय के सभी अवयवों को, क्वेश्चन नंबर 5 समुच्चय के सभी अवयवों को, समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट है सूचीबद्ध, वही है कि आपको क्या करना है, रोस्टर विधि में लिखना है। ठीक है, सूची मतलब सूची बनानी है इनकी, रोस्टर विधि मतलब सूची बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो पहला है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। देखो बहुत इजी सवाल है ना। तो x सच दैट x, तो इनको सूचीबद्ध करना है। तो देखो ध्यान देना, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें कोई भी शर्त नहीं दी कि विषम प्राकृतिक संख्या छोटी है या बड़ी है। तो विषम प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होगी, पहले एक क्या है, विषम है और प्राकृतिक भी है। एक के बाद में 2 आ जाएगी, वो है सम, इस वजह से उसे नहीं लेंगे। और एक के बाद में फिर कौन सी आएगी, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर डॉट 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 डॉट, मतलब कई हो सकती है, उसने कोई भी शर्त नहीं दी। ठीक है, इस वजह से मैं कोई भी लिख सकता हूं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, ये a बराबर था। दूसरा है b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। ठीक है, अब ध्यान देना, -1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा और 9 से छोटा। अब आपको पता है कि पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं वो पूरे होते हैं। तो -1/2 से बड़ा तो 0 भी है। ठीक है, 0 है कि नहीं है, तो -1/2 से बड़ा 0। ठीक है, सबसे पहले -1 तो इससे छोटा है, तो -1/2 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा कौन सा होता है, 5। लेकिन 9/2 कितना होता है, 4.5, 4 से 1/2, मतलब ये 4.5 से छोटा होना चाहिए और -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो -1/2 से पूर्णांक कौन सा बड़ा है, 0, और 4.5 से छोटा पूर्णांक कौन सा है, 4। 4.5 तो 4 ही छोटा होगा, 5 तो छोटा होने से रहा, तो इसका आंसर ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, c x सच दैट x एक पूर्णांक है, c दिया है x सच दैट x एक क्या है, पूर्णांक है, और उसमें दिया है कि ये पूर्णांक है और उस पूर्णांक का वर्ग या तो 4 के बराबर है, या तो 4 के बराबर है। ठीक है, और या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो आपको पता है कि 4 से छोटा वह पूर्णांक कौन सा लेंगे, जो 4 से छोटा होगा। x एक पूर्णांक है जिसका वर्ग 4 से छोटा हो, तो पूर्णांक तो आपको पता है कि 0 भी हो सकता है। तो 0 का वर्ग आपको पता है 4 से छोटा होता है, तो पहले 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद 1 का वर्ग भी 4 से छोटा होता है, तो फिर 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 0 का वर्ग करेंगे तो 0 होगा जो 4 से छोटा है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा जो भी 4 से छोटा है, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, ये भी 4 से छोटा है, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, ये 4 से छोटा नहीं है, मतलब 4 से बड़ा है, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए।
वर्ग 4 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो कहाँ तक आएगा 0 1 2, तो 0 1 2, मतलब इन तीनों संख्याओं का वर्ग करेंगे या तो 4 आएगा या 4 से छोटा आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सी वाला है। अब डी वाला क्वेश्चन इसमें दिया है, सी वाला क्वेश्चन और डी वाला क्वेश्चन इसमें है। डी इसमें दिया है एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। इसमें दिया है एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है। इसका कहने का सेंस यही है कि आपको रोस्टर विधि में इसको लिखना है बस, और कुछ नहीं। तो देखो एल लिख दो, उसके बाद ओ, उसके बाद बाई, फिर उसके बाद ए, और कोई भी अक्षर द्वारा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको बस हमने रोस्टर रूप में लिख दिया, ठीक है। 5 पर फोकस करना। 5 पर उसने क्या कहा, ई एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ध्यान देना, ई उसने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना है, ऐसा महीना, एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप ढूंढोगे कि 31 दिन कौन कौन से में नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी, तो सबसे पहले आ गया कौन सा, फरवरी। ठीक है, फरवरी, उसके बाद जनवरी, फरवरी, फिर उसके बाद कौन सा होता है, मार्च, फिर अप्रैल में नहीं होते, फिर उसके बाद अप्रैल छोड़ करके क्या होगा, मई में होते हैं 31, फिर जून, फिर जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये इतने महीने हैं जिनका 31 का महीना नहीं होता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। इसे तो आप लिख सकते हो, अगर किसी बच्चे को अगर नीचे दिखाई न दिया हो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉरी मैंने देख नहीं पाया है, तो आप उसको उन महीनों को लिख सकते हो जो 30 दिन के होते हैं, ठीक है। बस 30 दिन या 28 दिन फरवरी होता है, मतलब ये 31 दिन का महीना नहीं लिखना है, ओनली 31 दिन से छोड़ करके जो हो वही लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 5वें क्वेश्चन का 6 वाला क्वेश्चन है। उसने कहा एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। अब ABCD तो आप जानते होंगे ना, ठीक है। अब के से पहले अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन जितने भी आते हैं उन्हें लिख सकते हो आप। तो आपको पता है के से पहले व्यंजन ओनली, के से पहले बी भी आता है, बी के बाद में डी भी आता है, ठीक है। बी सी, सॉरी सी भी तो है, बी सी, मैं खुद भूल रहा हूँ, बी सी डी, ई तो तुम्हें पता है स्वर है, एफ, ठीक है, जी, एच, आई तो स्वर है, आई, फिर उसके बाद जे,
और कोई नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होगा। और उसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इसको मैं साफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे हैं और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं। इस क्वेश्चन को मैं उतार नहीं रहा हूँ, आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो कि मिलान करने हैं। बाईं ओर तो रोस्टर रूप लिखा है और दाईं ओर समुच्चय रूप लिखा है, मतलब ठीक है। तो रोस्टर रूप ये लिखा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ रोस्टर रूप। तो नंबर फर्स्ट रोस्टर रूप में क्या लिखा है 1 2 3 6, 1 2 3 6। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है 2,3, 2,3। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है MATHEICS, MATHEICS। चौथे नंबर पे क्या लिखा है 13579, 13579। ठीक है, ये रोस्टर रूप हो गया। अब मैं लिखूंगा समुच्चय रूप, समुच्चय रूप। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट, तो समुच्चय रूप में नंबर फर्स्ट क्या लिखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। ध्यान देना, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। ठीक है, जो 6 की भाजक है। ठीक है, अब दूसरा लिखा है x सच x, उसमें क्या है संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। x सच x संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, नंबर 3 ध्यान देना, नंबर 3 क्या दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की क्या है भाजक है। ठीक है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। चौथा वाला क्या कह रहा है x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। x सच दैट x मैथमेटिक्स का एक अक्षर है। ठीक है, अब ध्यान देना, फोकस करना। अब देखो इसको मिलाना है आपको। अब कैसे मिलाना है आपको ये ध्यान रखना। मैथमेटिक्स तो सीधा तो ये बताया है आपको, इससे तो ये मिल गया। ठीक है, 1 3 5 7 9। देखो ध्यान देना, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो देखो 10 से कम है 1 3 5 7 9 और विषम भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। तो 10 से कम, इससे कौन सा मिल गया ये वाला। ठीक है, ये इससे आपको को थोड़ी परेशानी होगी, ये इससे मिल गया। ठीक है, इस पर देख रहा है, देखो इसमें मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा है, अब 2,3 x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, मतलब 6 में भाग चला जाए। x ऐसी संख्या होनी चाहिए कि 6 में भाग चला जाए और अभाज्य होनी चाहिए। तो देखो 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 2 का और 3 का 6 में भाग भी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, अब लास्ट वाला तो आपको पता ही है कि इस एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, मतलब 1 2 3 6 का इसमें भाग चला जाएगा, 6 में भाग चला जाएगा। तो ये सब मिल गए, दैट इज आंसर हो गया। अब उसके बाद ये आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। सभी छात्रों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और छात्रों से भी कहें कि अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। मैं आपके साथ मेहनत से लगा रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।